नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार का, जहां पर सत्र की शुरुआत से पहले हुआ जबरदस्त हंगामा और एआईएमआईएम विधायक ने शपथ में नहीं पढ़ा हिंदुस्तान शब्द। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर यहां पर निकल के आ रही है। विधानसभा का पहला सत्र जिसमें बिहार की नई सरकार पहुंची तो हुआ जबरदस्त हंगामा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महागठबंधन के हारे हुए कैंडिडेट आज जाएंगे हाई कोर्ट और तेजस्वी यादव ने बना लिया है मास्टर प्लान। जी हाँ दोस्तों, महागठबंधन किसी भी वक्त एनडीए को बड़ा झटका दे सकती है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संजय राउत ने लव जिहाद को बताया बंगाल चुनाव का मुद्दा। बोले पहले नीतीश बिहार में लागू करें, फिर महाराष्ट्र के बारे में शिवसेना भी सोच लेगी। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार की जो सरकार आज बनी है वो ज़्यादा दिन तक टिकना मुश्किल है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार हंगामेदार हुई पहले सत्र की शुरुआत। एआईएमआईएम विधायक ने शपथ में नहीं पढ़ा हिंदुस्तान शब्द। जी हां दोस्तों, सोमवार से शुरू हुए बिहार की नवगठित 17वीं विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत हंगामेदार हुई। पहले दिन सभी नए विधायकों को शपथ दिलवाई गई। इसी दौरान एआईएमआईएम के एक विधायक ने शपथ लेने के दौरान शपथ पत्र में लिखे हिंदुस्तान शब्द को लेकर आपत्ति जाहिर की और इसके बजाय भारत पढ़ा। सदन में राजद नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी पहुंचे। दूसरी तरफ वैशाली में एक युवती को जिंदा जलाने वाले मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। सत्र की शुरुआत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी से मुलाकात की। 5 दिन यही सत्र 27 नवंबर तक चलेगा। बिहार विधानसभा सत्र के पहले ही दिन एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान ने शपथ पत्र में लिखे हिंदुस्तान शब्द को बोलने से इनकार कर दिया। इसकी जगह उन्होंने भारत का इस्तेमाल किया। शपथ ग्रहण के दौरान जब एआईएमआईएम विधायक का नाम पुकारा गया, वैसे ही उन्होंने हिंदुस्तान शब्द पर अपनी आपत्ति जाहिर की। एआईएमआईएम विधायक ने उर्दू भाषा में शपथ लेने के लिए अनुमति मांगी थी, जिस पर उन्हें उर्दू वाली स्क्रिप्ट प्रदान की गई, लेकिन विधायक ने उसमें लिखे हिंदुस्तान शब्द पर आपत्ति जता दी। साथ ही उन्होंने प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी से भारत शब्द प्रयोग करने की इजाजत मांगी। विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि वह भारत के संविधान की शपथ लेना चाहते हैं, न कि हिंदुस्तान के संविधान की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महागठबंधन के हारे हुए कैंडिडेट आज जाएंगे हाई कोर्ट, तेजस्वी यादव का है मास्टर प्लान। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में आरजेडी और महागठबंधन के हारे हुए कई उम्मीदवार सोमवार से कोर्ट का रुख करना शुरू कर देंगे। छठ पर्व खत्म होते ही मामूली अंतर से हारने वाले लगभग 2 दर्जन प्रत्याशी ने अब कोर्ट जाने का मन बना लिया है। हिलसा विधानसभा सीट से 12 वोटों के मामूली अंतर से हारने वाले आरजेडी प्रत्याशी शक्ति सिंह यादव सोमवार को ही पटना हाईकोर्ट का रुख करेंगे। बता दें कि बीते सोमवार को ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार ने शपथ ली थी। आरजेडी के एक नेता के मुताबिक महागठबंधन के तकरीबन 21 प्रत्याशियों ने फिलहाल कोर्ट जाने का मन बनाया है। महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव के निर्देश पर हारे हुए कई प्रत्याशी प्लान तैयार कर रहे थे। छठ पर्व के दौरान इन उम्मीदवारों ने कागजी कार्रवाई पूरी कर ली है। अब सोमवार से ही कई उम्मीदवार कोर्ट जाने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि आरजेडी इस मामले में पूरी ताकत के साथ खड़ी है और हर संभव मदद करेगी। गौरतलब है कि इन 21 प्रत्याशियों में से सबसे ज्यादा आरजेडी के उम्मीदवार हैं। आरजेडी के 14, सीपीआई माले के 3, सीपीआई के 1 और कांग्रेस पार्टी के 3 उम्मीदवार कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संजय राउत ने लव जिहाद को बताया बंगाल चुनाव का मुद्दा। बोले पहले नीतीश बिहार में लागू करें, फिर महाराष्ट्र के बारे में शिवसेना सोचेगी। जी हां दोस्तों, देश में लव जिहाद को लेकर एक नई बहस छिड़ चुकी है। बीजेपी शासित कई राज्यों में इसके खिलाफ कानून पारित कराने की तैयारी चल रही है। वहीं कांग्रेस शासित राज्यों ने इसका विरोध किया है। इस मामले में जब शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। संजय राउत ने कहा कि लव जिहाद को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं। मुझे लगता है यह एक गंभीर मामला है। पश्चिम बंगाल चुनाव आ रहा है, एक नया विषय सामने लाया जाना चाहिए। हमारा मानना है कि चुनाव के लिए विकास एक प्रमुख मुद्दा है, लेकिन लव जिहाद पर चर्चा की जाएगी। संजय राउत ने महाराष्ट्र में इस कानून को लाने के सवाल पर कहा, कुछ लोग इस मुद्दे को महाराष्ट्र में भी उठा रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि हम एक कानून कब लाएंगे। मैंने आज सीएम से बात की। मैं कहना चाहूंगा कि जब नीतीश कुमार जी बिहार में इस कानून को लागू करेंगे तो हम इसकी जांच करेंगे और फिर महाराष्ट्र के लिए सोचेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
नई सैटेलाइट इमेज में दावा, डोकलाम में चीन ने बसाया गांव। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने जो रणनीति अपनाई है, राहुल गांधी उसकी लगातार कड़ी आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर भारत चीन सीमा विवाद को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। डोकलाम पर नई सैटेलाइट इमेज को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र पर हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा, चीन की भूराजनीतिक रणनीति को पीआर संचालित मीडिया द्वारा जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन यह साधारण तथ्य भारत सरकार को चलाने वाले दिमाग से बिल्कुल अलग है। इसमें दावा किया गया है कि डोकलाम में चीन द्वारा निर्माण किया गया है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डोकलाम में चीन ने एक गांव बसाया है, साथ ही कुछ किलोमीटर सड़कों का भी निर्माण किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी के विश्लेषण के बाद पता चला है कि भारत से सटे भूटान की सीमा क्षेत्र में चीन ने निर्माण किए हैं। इसके सबूत मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट इमेजरी के विश्लेषण से चला है कि चीन ने डोकलाम पठार के पूर्वी हिस्से पर भूटानी क्षेत्र के भीतर 2 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव बसाया है। न सिर्फ गांव, बल्कि चीन ने भारतीय सीमा क्षेत्र तक पहुंचने वाली 9 किलोमीटर लंबी सड़क भी बनाई है। राहुल गांधी ने इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है और सरकार की सोच पर सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले भी भारत चीन सीमा विवाद को लेकर मोदी सरकार की रणनीति पर राहुल गांधी सवाल खड़े करते रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में कोरोना के कहर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा हालात बदतर, सरकार से 3 दिन में मांगी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में जबरदस्त उछाल आया है, जिसके बाद चिंताएं बढ़ने लगी हैं। इसी मसले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पिछले कुछ वक्त में दिल्ली में कोरोना के कारण हालात बिगड़े हैं। ऐसे में सरकार ने क्या व्यवस्था की है, उस पर विस्तार से हलफनामा दें। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली सरकार को 3 दिन का वक्त दिया गया है और पूरी रिपोर्ट देने को कहा गया है। दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र सरकार से भी स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा गया है। अदालत में सुनवाई के दौरान जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि दिल्ली में हालात बदतर हो चुके हैं, जिसके बाद अदालत में केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ये सिर्फ केंद्र दिल्ली का मसला नहीं है। 15 नवंबर को केंद्र की ओर से गृह मंत्री ने कुछ निर्देश दिए हैं, लेकिन दिल्ली सरकार को अभी काम करने की जरूरत है। अदालत ने कहा है कि अगर राज्यों ने अभी से ही पर्याप्त कदम नहीं उठाए तो दिसंबर में स्थिति अधिक बिगड़ सकती है। दरअसल अदालत में सोमवार को कोरोना बीमारी की वजह से हुई मौत के बाद सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने के मसले पर सुनवाई हुई। इसी दौरान अदालत ने कोरोना की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की। अदालत ने पूछा कि मुख्य मुद्दा ये है कि इस वक्त अस्पतालों की स्थिति क्या है। दिल्ली सरकार की ओर से अदालत को जानकारी दी गई है कि निजी अस्पतालों में व्यवस्था बढ़ाई गई है और 80% आईसीयू में रिजर्वेशन किया गया है। दिल्ली सरकार के वकील की ओर से अदालत में कहा गया कि उन्होंने सभी निर्देशों का पालन किया है। गौरतलब है कि त्योहारों के सीजन के बाद से ही दिल्ली में अचानक कोरोना के मामलों में तेजी आई है। पिछले 24 घंटे में भी दिल्ली में 6000 से अधिक नए केस सामने आए और 121 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में इस वक्त 40,000 से अधिक कोरोना के केस एक्टिव हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या गोवा में बढ़ेंगी बीजेपी की मुश्किलें? जी हां दोस्तों, गोवा फॉरवर्ड पार्टी के प्रमुख विजय सरदेसाई ने कहा वह प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ अन्य दलों के गठबंधन को समर्थन करने को तैयार हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल के रविवार को कहा था कि गोवा चुनाव में उनकी पार्टी के कांग्रेस और अन्य समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन को तैयार है। इसके बाद सरदेसाई का यह बयान आया है। गोवा के 40 सदस्यीय विधानसभा में पटेल की पार्टी का एक सदस्य है। उन्होंने दावा किया है कि कई पार्टियों के नेता पिछले कुछ सप्ताह से उनसे संपर्क में हैं। इसके बाद सरदेसाई ने ट्वीट किया, प्रफुल्ल पटेल की बात में सच ये है कि 2017 में भी मैंने आखिरी क्षण तक भाजपा के खिलाफ एक गठबंधन बनाने की कोशिश की थी। जीएफपी के नेता ने कहा 2022 में भी यही सत्य रहेगा। मैं इस सरकार के खिलाफ फिर इसे करने को तैयार हूँ। गोवा 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 17, भाजपा ने 13, एमजीपी ने 3, राकांपा ने 1 और निर्दलीय उम्मीदवारों के नाम 3 सीट रही थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में ज्यादा दिन नहीं चलेगी एनडीए सरकार, महागठबंधन में आए नीतीश कुमार, आरजेडी। जी हां दोस्तों, बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है। सीएम से लेकर मंत्रियों तक सभी के विभागों का बंटवारा भी हो गया। साथ ही नई सरकार में शामिल लोग अपने कार्यों में भी लग गए। लेकिन आरजेडी को अभी भी बिहार में सरकार बनने की उम्मीद है। आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर दिया गया है। आरजेडी नेता अमरनाथ गामी ने सीएम नीतीश कुमार को महागठबंधन में साथ आने का ऑफर दिया है। गामी ने कहा है कि नीतीश कुमार को
महागठबंधन के साथ आना चाहिए और केंद्र में तीसरे मोर्चे का नेतृत्व करना चाहिए। साथ ही गामी ने कहा है कि बिहार में ज्यादा दिन तक एनडीए सरकार चलने वाली नहीं है। अमरनाथ गामी ने कहा, धांधली के बावजूद भी जो बहुमत मिला है वह लाचार बहुमत है, ज्यादा दिन सरकार चलने वाली नहीं है। नीतीश कुमार को केंद्र में तीसरे मोर्चे का नेतृत्व करना चाहिए। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बता दें कि बिहार में एनडीए की सरकार है जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं। वहीं बिहार चुनाव में एनडीए 126 सीटों के साथ सबसे बड़ा गठबंधन है। इसमें बीजेपी 74, जेडीयू 43, हम वीआईपी 4 और निर्दलीय विधायक शामिल हैं, जबकि महागठबंधन 110 सीटें जीतने में सफल हुआ है। इसमें आरजेडी 75, कांग्रेस 19, वामदल 16 सीटें जीतने में सफल हुए हैं। साथ ही एआईएमआईएम 5 और एलजेपी बीएसपी ने एक-एक सीट जीती है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।